हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा सेकंड चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके हम 3 लेक्चर्स जो है कर चुके हैं। आज हम इसका 4th लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सारी चीजों को, इन टर्म्स को आपने डिस्कस किया। और डिफॉरेस्टेशन को रोका कैसे जाए उसके लिए भी अपने पॉइंट्स जो है डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है या कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। देखो, फॉरेस्ट और ट्रीज को कंजर्व करने के लिए जो पॉइंट्स थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर जो है हमारा टॉपिक आज का रहेगा। तो हमारा सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आज का दैट इज स्ट्रेटजीज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इन्हें कंजर्व कैसे किया जाए, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड की है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है, उन चीजों को अपन जो है आज डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटजीज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, स्ट्रिक्ट लॉ टू रेगुलेट हंटिंग एंड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो इन तीनों के आगे सब पार्ट्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो अपनाई जाती हैं वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो सबसे पहली है क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब कुछ ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो उन एरियाज को क्या कहते हैं? उन एरियाज को 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेशनल पार्क, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और थर्ड है बायोस्फीयर। तो अब ये जो सारे एरियाज हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यहाँ पर जो है एनिमल्स को शिकार नहीं करने दिया जाता, हंटिंग नहीं करने दी जाती। और इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें आम आदमी विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा एरिया होता है, काफी बड़ा एरिया जंगल का जो है उसको एक्वायर कर लिया जाता है, उसके चारों तरफ जो है बाउंड्रीज कर दी जाती हैं ताकि कोई ना ह्यूमन बीइंग इसके अंदर जाए और ना ही कोई एनिमल इस एरिया से बाहर आ सके। दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्क। इसके एग्जाम्पल जैसे कांचीगंगा नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल। ये जो इसके एग्जाम्पल है, टोटल इंडिया के अंदर 103 नेशनल पार्क जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी इसी तरह से प्रोटेक्शन की जाती है, लेकिन उसमें लकड़ी वगैरह का थोड़ा बहुत टिम्बर मर्चेंट के लिए, मतलब उसको आप थोड़ा बहुत उसमें से कटिंग लकड़ी की कर सकते हो या कुछ कल्टीवेशन वगैरह का प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत आप उसमें कर सकते हो कंट्रोल्ड वे में, उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये इससे थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में होता है। मतलब नेशनल पार्क जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली वहां पर सारा कुछ बंद किया जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहती है। तो लगभग 525 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्वर। अब बायोस्फीयर रिजर्वर को 3 कैटेगरी में और आगे डिवाइड किया गया है, कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्वर क्या है? ये इससे थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मोड होता है। बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर क्या होता है कि आप उसमें मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हो, जैसे कल्टीवेशन है या ग्रेजिंग है, पशुओं को चराना, लेकिन वो लिमिटेड वे में। कोर जोन में तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। बफर जोन के अंदर थोड़ा बहुत आप एक्टिविटीज कर सकते हो, और मैनिपुलेशन जोन जो है जिसमें थोड़ी सी आप एक्टिविटीज ज्यादा कर सकते हो, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड वे में। ये आपने जो मैनिपुलेशन जोन है उसके सारे पेड़ काट देने हैं, वहां पर आपने एनिमल ग्रेजिंग बहुत ज्यादा करवा देनी है, या हंटिंग। देखो, हंटिंग तो किसी में भी अलाउड नहीं है, हंटिंग बिल्कुल बैंड है सभी जोन्स के अंदर। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो मैनिपुलेशन जोन में थोड़ी रिलैक्सेशन मोड में रहती है, बफर जोन में बिल्कुल कम हो जाती है एक्टिविटीज, और कोर जोन में तो बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो दीज आर द एरियाज क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है, ये तो थे एरियाज कि आपा देखो आपा ने वाइल्ड लाइफ को बचाना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ एरियाज ऐसे बनाए जहां पर वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये सारे एरियाज आपने बनाए, नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, बायोस्फीयर रिजर्वर बनाई, ठीक है। लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्वर है इंडिया के अंदर। देखो, बायोस्फीयर रिजर्वर के लिए दोनों कैटेगरीज में कुछ ऐसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो बायोस्फीयर रिजर्वर के अंडर आते हैं। क्योंकि नेशनल पार्क तो ये कोर जोन हो गया, आपने कुछ ही नहीं करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बफर जोन हो गया, भी आप थोड़ी बहुत एक्टिविटीज उसमें कर सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज। और मैनिपुलेशन जोन जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व का एक एडिशनल जोन है जहां पर थोड़ी एक्टिविटीज आप ज्यादा कर सकते हो, प्लांटेशन या उसमें कल्टीवेशन या ग्रेजिंग या टिम्बर के लिए आप लकड़ी वगैरह काट रहे हैं। ये प्रोसीजर आप मैनिपुलेशन जोन में करोगे, कोर जोन में आप नहीं करोगे।
एक तो ये हो गया प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा है स्ट्रिक्ट लॉ टू रेगुलेट हंटिंग। तो हंटिंग रोकने के लिए, शिकार रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनने चाहिए। पहला तो ये है कि हाँ स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट लॉज हैं और उनको एक प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, अगर कोई शिकार करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे नॉन बेलेबल ऑफेंस गिना जाए, मतलब उसकी जमानत ना हो, उसके ऊपर जो है प्लंटी बहुत ज्यादा लगे, चालान जो है बहुत ज्यादा का कटे, कि उसको पैसे बहुत ज्यादा भरने पड़े, ये सारी चीजें। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग तो बिल्कुल ही बैन होनी चाहिए। कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं, उनकी हंटिंग तो बिल्कुल ही बैन होनी चाहिए। और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट प्रिवेंटेड। जो नेचुरल हैबिटेट है, जंगल है जहां पर देखो एनिमल रहते हैं, उनका कटना भी बिल्कुल प्रिवेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल बैन होना चाहिए। क्योंकि अगर उनका हैबिटेट नहीं रहेगा तो फिर एनिमल भी कहां से रह पाए। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आप वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स का क्या मतलब है कि उन एनिमल्स की जिनकी क्वांटिटी कम है, या जो एंडेंजर्ड है, या जो खत्म होने की कगार पे हैं एनिमल्स, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग है कि वो आगे जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको साइंटिफिक मेथड से उसको आगे की आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें गिर फॉरेस्ट का लॉयन है, मस्क डियर है और घड़ियाल है। ये हमारे इंडिया के अंदर काफी कम होते जा रहे थे। तो कैप्टिव ब्रीडिंग की हेल्प से जो है इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है। कैप्टिव ब्रीडिंग से इनकी जो क्वांटिटी है वो अब थोड़ा इंक्रीज हुई है पहले से। नेक्स्ट है कुछ और वाइल्ड लाइफ सम वाइल्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं। वाइल्ड प्रोजेक्ट क्या है? यही सारी चीजें वेस्ट वाइल्ड प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, ये सारे के सारे वाइल्ड प्रोजेक्ट ही हैं। लेकिन कुछ वाइल्ड प्रोजेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ आगे प्रमोट किया जाता है। उसमें एक तो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, और एक है गिर लॉयन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट किया था, और लगभग 50 रिजर्वर्स जो हैं जहां पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और जो टोटल एरिया है 71,027 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये जो प्रोजेक्ट है कवर करता है। मतलब उतना एरिया इन्होंने कवर कर रखा है टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि टाइगर्स की जो क्वांटिटी वो बहुत जल्दी डाउन हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट को गिर लॉयन प्रोजेक्ट, बब्बर से जिसे वो बोलते हैं, वो भी क्वांटिटी में बहुत कम होती जा रही थी। एशियाटिक लॉयन भी बोलते हैं इसको। तो 1972 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया गिर लॉयन प्रोजेक्ट, जो कि जो बब्बर शेर है, जो लॉयन है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए ताकि एनिमल्स को हंट ना किया जाए। उनकी स्किन के लिए, अपने शौक के लिए किसी भी कारण से जो है लॉयंस को और टाइगर्स को हंट नहीं किया जाना चाहिए, इनका शिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल प्रोविजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं, एक्ट हैं, रूल्स हैं, लॉज बने हुए हैं, जिनमें की प्लंटी है। अगर कोई बंदा पेड़ काटता है तो उसके ऊपर फाइन किया जाता है उसको। अगर कोई बंदा एनिमल की हंटिंग करता है उसके ऊपर फाइन किया जाता है, उसको जेल भी हो सकती है। और बहुत ज्यादा मतलब इन लॉज को स्ट्रिक्ट किया गया है। तो उसके लिए दो लॉज बनाए गए हैं, एक तो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक है वाइल्ड कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जितनी भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कटिंग ऑफ ट्रीज है या ओवरग्रेजिंग है या ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है नेचुरल हैबिटेट में, उसको रोकने के लिए ये लॉज बनाए गए। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर भी ये सारी चीजें कि आपने एनिमल्स को किल नहीं करना, हार्म नहीं करना, किसी तरीके से उनके नेचुरल हैबिटेट में इंटरफेयर नहीं करना। जैसे नेशनल पार्क बने वहां तो आपकी एंट्री भी बैन है, वहां पर आप विदाउट परमिशन एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंडर आते हैं। तो ये सारे एक्ट जो हैं, जो अपने पीछे डिस्कस किया ना स्ट्रिक्ट लॉज और ये सारा भी इसी के अंदर ही आता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या चीज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन जो है ये है विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो कई एनिमल्स और कई बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेशन का यूज करते हैं। ये एक्चुअली सीजनल मूवमेंट है कि मान लीजिए यहाँ पर गर्मियां हैं, ठीक है, अपनी इस जगह पर गर्मियां हैं अभी, तो वो एनिमल आज यहाँ रहेगा। लेकिन जब यहाँ सर्दी पड़नी स्टार्ट होगी, वो एनिमल इतना अडप्ट नहीं है या वो बर्ड इतना अडप्टिव नहीं है कि वो सर्दी को सहन कर सके, तो वो वहां से उड़ के उस जगह चला जाएगा
या वहां से वो एनिमल उस जगह माइग्रेट हो जाएगा जहां पर सीजन उसके फेवरेबल है, मतलब गर्मियां हैं जब। तो जो एनिमल जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहता है। तो कई एनिमल्स एंड और कई बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन में बेसिकली बर्ड्स, फिशेस, टर्टल्स, वेल्स और बटरफ्लाइज, ये जो है ये माइग्रेशन ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। एक आर्कटिक टर्न है, बहुत ही स्मॉल छोटा सा वर्ड होता है ये आर्कटिक टर्न। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है और फिर वापस साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आता है। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला बर्ड है ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो लंबा डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है फॉर माइग्रेशन। जब नॉर्थ पोल पे सर्दियां पड़ने लगती हैं ज्यादा तो ये साउथ पोल में आ जाता है, और जब साउथ पोल में सर्दियां पड़ने लगती हैं ज्यादा तो ये नॉर्थ पोल में चला जाता है, क्योंकि अगर साउथ पोल में सर्दियां ज्यादा होंगी तो नॉर्थ पोल उस टाइम टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली हाई। अब ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन समझ आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, एनिमल्स का और बर्ड्स का, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड सीजनल मूवमेंट, ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? 3 बेसिक रीजन है माइग्रेशन के कि बर्ड्स या एनिमल्स माइग्रेट क्यों होते हैं। पहला है विंटर कंडीशन, जब आपके सराउंडिंग जो कंडीशन है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो आपको माइग्रेट वहां से होना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन और दैट इज कॉल्ड विंटर कंडीशन। दूसरा है फूड। कई बार क्या होता है कि जब वैसे तो ये फूड भी सीजनल ही है कि एक सीजन में कहीं फूड प्रेजेंट है और वहां पर दूसरे सीजन में वो सेम फूड नहीं प्रेजेंट, तो उनको फूड के लिए अपना दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर कि वो फूड प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे फिशेज हैं, टर्टल्स हैं, वेल्स हैं, इसीलिए माइग्रेट होते हैं क्योंकि जहां पर ये एट प्रेजेंट रह रही हैं वहां पर अब फूड कम हो गया है, या वहां का जो फूड है वो किसी तरीके से, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर प्लांट है या पर्टिकुलर कोई ब्रीड है एनिमल की, वो वहां पर अब नहीं है, वो वहां से माइग्रेट हो गई है या वो वहां पर खत्म हो चुकी है, तो वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो वहां पर अपना फूड लेते हैं। जब तक वो वहां पर रहते हैं तब तक प्रीवियस जो जगह थी उनकी वहां पर दोबारा वो चीज अपने आप अर्न हो जाती है, फिर वापस से अपनी एट पोजीशन जो वो आ जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉर फूड। थर्ड है फॉर लेइंग एग्स एट वार्म प्लेसेस। तो जो पक्षी अंडे देते हैं तो उनको क्या होता है कि उनको एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसमें जो है अंडे वो प्रॉपर टेम्परेचर पे रह सके और उसमें से जो है उनके बेबीज जो है वो बर्थ ले सके, तो उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर जो है आज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। जब भी आपको चैप्टर करवाया जाए आप ऑनलाइन इसको लेक्चर को स्टडी करें तो साथ में अपनी बुक को ओपन रखें। जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस यहाँ करता हूँ सारे के सारे आपकी बुक में वो प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके आपको भेज दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका आफ्टर 2 और 3 डेज इसका टेस्ट होगा, तो आप इसको लेसन को प्रिपेयर रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।